ठीक है। लास्ट 30 डेज में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सबसे पहला चीज, नो न्यू थिंग्स, गुड बाय। ठीक है। दूसरा चीज, रिवीजन। रिवीजन पे काफी फोकस करना है, और वो भी एक्टिव रिवीजन। और खुश रहना है। ठीक है। खुश रहना है, खुश रह के पढ़ना है। प्रेशराइज्ड, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर आदमी काफी मतलब वो ग्रास्प नहीं कर पाता है। खुश रहना है, प्रिपेयर करना है, अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि आपको इतना मौका मिल रहा है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का, तो उस तरह की पढ़ाई करना है और एक्टिव रिवीजन करना है। 25 मिनट्स का लगाइए स्लॉट, और 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए रिवीजन जब कर रहे हैं। मॉर्निंग में है तो पहले 55 मिनट्स, फिर 5 मिनट, 5 to 7 मिनट्स। जो प्रीवियस टेस्ट लगा चुके हो आप, अब उसको एनालाइज करिए। जो 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 गलत हो चुका है, किस सेक्शन में ज्यादा गलत हुआ है, तो फिर उसको एनालाइज करिए कि बार बार फंडामेंटल राइट्स या पार्लियामेंट के क्वेश्चंस या इंडिपेंड इंडिया ऑन इंडिया इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस वगैरह, जो फैक्चुअल चीजें हैं, वो आप भूल रहे हो, या इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे हैं। तो प्रीवियस टेस्ट को एनालाइज करिएगा, कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो वहां पे जाके उसको एक्टिव रिवाइज करिए। नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवाइज करिए। और उसके बाद हाई प्रायोरिटी तो है ही, हाई प्रायोरिटी टॉपिक का लिस्ट आपके पास है। ठीक है। और रिपीटेटिव थीम क्या है, अब इसमें भी आप सेलेक्ट कीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर कौन से सेक्शन को हमें प्रायोरिटी देनी है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन से सेक्शन को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। टेस्ट बिल्कुल बाहर का टेस्ट अब लगाने का टाइम खत्म हुआ। सी सेट का लगा सकते हो, सी सेट का लगा सकते हो, लेकिन GS1 का अब टेस्ट बाहर का नहीं लगाना है। एक दो लगा सकते हो, लगाना है तो लगा लो, सबके लिए ये नहीं है। जो जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा है तो वो लगा सकते हैं। छठा नंबर में छठा नंबर में क्या करना है कि अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बेस बनाना है। ऑलरेडी हमें आंसर लगभग क्वेश्चंस का पता होता है, तो थोड़ा सा हिंट साइट और बायस्ड होते हैं हम लोग, लेकिन उसके पैटर्न को, लैंग्वेज को, उसको हमें अच्छे से बारीकी से समझना है। पैटर्न, यूपीएससी के क्वेश्चंस का लैंग्वेज देखना है। ठीक है। जो भी आप विजन फोरम और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मॉक टेस्ट लगाए हो, और वहां से कुछ क्रक्स इकट्ठा किए हो कि इस स्टेटमेंट में ऐसा चीज करने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, उसको अभी ही छोड़ देना है। ठीक है। और यूपीएससी की चीजों को पकड़ना है। वो कि मैंने विजन में लगाया था, मैंने XYZ कोचिंग में लगाया था, वहां पे ये ट्रिक हुआ था तो वो स्टेटमेंट गलत हुआ था, तो ये भी यहाँ पे वैसा होगा, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है। वो सारी चीजों को, जो प्रीवियस पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट मॉक जो लगा के बैठे हुए हैं अदर देन यूपीएससी, उसको हटा देना है। 7वें नंबर में, सीसेट को तो डेली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि सीसेट उनका कैसा है। हर रोज सीसेट को टाइम देना है, एवरी डे, विदाउट ए मिस। GS1 मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन सीसेट कभी मिस नहीं होना चाहिए। जिनको अभी भी कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मैं कहूंगा कि पहला लेक्चर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डाला गया है, और वहाँ पे 4 कीवर्ड्स को डील जो मैंने करा है, वो यूट्यूब पे कहीं नहीं है। आप सर्च करके मुझे भेज दो। क्या वो 4 कीवर्ड्स को समझना है, फिर उसके बाद 2-3 लेक्चर देख लोगे आगे का, 2-3-4, तो वहां पे भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और जहाँ पे स्टक कर जा रहे हो 50-50 में, छोटा पैसेज है, पढ़ लो एक बार। ठीक है। सबसे पहले इन्फ्रेंस का मतलब नहीं समझ में आएगा तो खोजते रहोगे पैसेज में, कोरोलरी, फिर उसके बाद इम्प्लाइड, पैसेज में ही वर्ड खोजते। सो देख चुके हैं, अच्छे से देखिए। ठीक है। और लोगों का तो हो रहा है, बहुत लोगों से बात हो रही है, तो 20 तो आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है। मेरा दावा है 25, जिनका थोड़ा सा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, अटेम्प्ट वगैरह दे रखे, तो 25 इजीली हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 20 तो आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद यूपीएससी पे ये सारा फोकस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने आप को काम रखना है, काम एंड कंपोजर। और स्लीपिंग अच्छी करनी है, और रात वाले बंदे अपना स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा ठीक करेंगे, 12 बजे तक सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठने का करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल टाइम लाइन को सुधारेंगे। ठीक है। यही है बस। और अपने आप पे भरोसा रखना है। 1 साल 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, 30 डेज काफी इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें पिछला 1 साल की पढ़ाई, अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लूज रखोगे बैटल फील्ड में, पिछले 1 साल की 2 साल की पढ़ाई खराब हो सकती है। तो आप स्लीपिंग को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत प्रायोरिटी देंगे, सो दैट आपका आने वाला दिन अच्छा प्रोडक्टिव जाए। और जो 2026 वाले दे रहे हैं एकदम, वो भी सोच लें कि हमें 2025 का अटेम्प्ट देना है। और जैसे पेपर आउट होगा, एग्जाम खत्म होगा, टेलीग्राम वगैरह पे अपलोड हो जाता है, उसको बैठ के 2 घंटे में उसको सॉल्व करके देखेंगे। डेमो अटेम्प्ट उसको क्या बोलते हैं, हाँ डेमो अटेम्प्ट ही बोलते हैं, जीरो अटेम्प्ट देना है। और देखना है कि वो लोग कितना सही कर पा रहे हैं, सारा टेक्निक वगैरह नॉलेज वगैरह लगा के। तो यही सब चीज है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और इतना दूर तक आए हैं तो आगे का भी रास्ता अच्छा होगा। एंड कॉन्फिडेंस मैटर, बी कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं है, बट इट हैपेंस विद एवरीवन, सबके साथ होता है। और हमें मंथन करना है, जो हमने लास्ट वीक भी बताया था, मंथन करना है। क्वेश्चन यूपीएससी का देखिए यहाँ पे, और मंथन करिए कि क्या क्या सिनारियो मेरे साथ हो सकता है। कुछ दिनों के बाद यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी वीडियो हम लोग लेके आएंगे, या सेशन में ही बात कर लेंगे। ठीक है, तो मंथन करना है, और मंथन के साथ सोचना है कि क्या क्या सिनारियो मेरे साथ हो सकता है एग्जाम हॉल में। ठीक है। और पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है, इसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ट्रैप में नहीं फंसना है, यूपीएससी हर ईयर पेपर में ट्रैप लेके आती है, उस ट्रैप में नहीं फंसना। सो लेट्स मूव टू द सेशन, preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। सर पीवाईक्यू में सीडीएस का भी लगा सकते हैं क्या सर, सीडीएस और एनडीए? आप 2011 से लेकर 24 तक अच्छे से सॉल्व कर चुके हो तो लगाओ, लेकिन नहीं किए होंगे। ठीक है, उतना लेक्चर जो हमने लिया अभी 10 लिया होगा एटलीस्ट, उसमें ये पता चल गया होगा कि सीडीएस, ईपीएफओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज कुछ भी मैटर नहीं करता है। लास्ट में हम लोग फिर ये स्नैपशॉट लेके आ रहे हैं। कुछ भी नहीं मैटर होता, कुछ भी नहीं होता है, यूपीएससी का कर लीजिए। और एक दो क्वेश्चन के लिए हम 10 साल का सीडीएस क्यों लगाएं? 10 साल का ईपीएफओ, 8 साल का, 5 साल का इंजीनियरिंग सर्विस और सीएपीएफ का लगा के क्यों दिमाग को यस सर। हरास करना है? यूपीएससी लगाइए, और 50 क्वेश्चन सही करके आना है बस, काम वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग देख रहे थे ना ओके सीडीएस में, सर। इतना परसों तक हम लोग देख रहे थे पूरा सीडीएस ईपीएफओ। लास्ट में हम लोग 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं, दोनों लोगों को यही समझ में आया कि बच्चों को इससे फायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा चैप्टर का समरी ही दे दो उसको उठा के, और बुलेट पॉइंट में जो क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस, ईपीएफओ और सीएपीएफ और इंजीनियरिंग में, उसको उठा के वहां पे बुलेट पॉइंट, तो ये प्रियम्बल जैसे लेके आए हैं। अब इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रियम्बल का ला के दिखा दो जो यहाँ से इस फैक्ट से नहीं बनता है। ठीक है, तो वो मार्केट में क्या करना है, मार्केट में लोग क्या करते हैं, बच्चों को डराते हैं, बच्चे डर जाते हैं, जाके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप 5 मिनट पढ़ो इसको थोड़ा सा अभी मेरे साथ, फिर उसके बाद बताओ कि कौन ऐसा फैक्ट इसमें छूट गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आओ और हमें इंडिविजुअली मैसेज करो, या कल सेशन होगा, कल सेशन में बताओ कि ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ फैक्ट से नहीं बन रहा है। आप मैं स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। सब बेकार की बातें हैं, स्टिक टू बेसिक्स, जमीन स्तर पे रहिए। 2 क्वेश्चन आया सीडीएस से, मान लेते हैं आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, तो आएगा ही आएगा। ये हिंदी में नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात हमें बोलना था हिंदी वालों से कि देखो, इसको अल्टीमेटली आपको स्टैंडर्ड बुक रिफर करना है। प्रियम्बल बात हो रहा है, प्रस्तावना को हम प्रियम्बल बोल रहे हैं, और जो भी यहाँ बातें कर रहे हैं हम हिंदी में बोल रहे हैं। अगर अंग्रेजी में लेक्चर होता तो प्रॉब्लमेटिक होता, हम मान सकते हैं। आप जब अभी रिवीजन तो करेंगे ना, अभी 30 दिन तक हमें रिवाइज करना है, 2 दिन में पॉलिटी खत्म करना है। तो जब आप पॉलिटी में जाएंगे तो खुद सारा पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत का ही यहाँ पे दिया गया है, और एग्जाम से थोड़ा सा सिमिलर है। कोई दिक्कत नहीं होगा, माइंड को बोलो कि ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है। ठीक है, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो इसको आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है, सारा हिंदी में देखते हैं, उसके बाद आगे देखिएगा समझिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल इन द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, यहीं से ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बन सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये याद रखना है, थोड़ा सा प्रियम्बल एक दो बार चार बार पांच बार पढ़ लेंगे और प्रियम्बल के थोड़े से कीवर्ड्स याद रखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज द पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब हम लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है। वी हैव इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, खुद को। ये समझना है, डिक्लेयर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हम लोगों ने उस दिन बात करा था। फिर एम्स टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ये टर्म्स यहाँ पे देखना है। सॉवरेन मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई बाहर का आदमी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, वी आर सॉवरेन। ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड आया डायरेक्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। इम्प्लाइज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी नहीं है हमारा, मार्केट डिटरमाइन नहीं करता है, स्टेट इंटरफेयर करता है। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट कि समझना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब स्टेट कैन इंटरफेयर। ठीक है। सेकुलर मतलब नो स्टेट रिलीजन, इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। ठीक है। जैसे आर्टिकल 25 to 28 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। डेमोक्रेटिक, पीपल्स रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है एक लाइन में? क्योंकि पीपल्स के रिप्रेजेंट पीपल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम लोग रूल करते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं, वहां से एमएलए एमपी को सिलेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं। यानी हम लोग सब कोई जाके तो पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन और डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, यानी इनडायरेक्टली वी रूल वी कमांड। रिपब्लिक का एक लाइन में मतलब है कि नो हेरिडिटरी रूलर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फॉर द फिक्स टर्म, यहाँ पे एक वर्ड मिक्स मिसिंग है। फॉर द फिक्स टर्म, ऐसा नहीं कि वो 50 सालों तक रूल करता रहे, तब तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, हमारी भी बात नहीं मानेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, जस्टिस में तीन वर्ड अटैच है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी में थॉट्स, हम कुछ भी सोच सकते हैं, आजादी है सोचने की, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी चीज में हम बिलीव कर सकते हैं, फेथ हो सकता है, वर्शिप भी कर सकते हैं। इक्वालिटी क्या क्या होता है? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। फ्रेटर्निटी में यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेशन इंक्लूड सिंगल सिटीजनशिप। फ्रेटर्निटी है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। अमेंडेबिलिटी, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस 1960 में बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर ऑन इन केसवानंदा भारती केस 1973 प्रियम्बल, उन्होंने बोला प्रियम्बल इज द पार्ट एंड कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है। केशवानंदा में ये कहा गया था, और 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड को लाया गया जो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। और LIC लेटर ऑन आगे आएगा यहाँ पे क्या होगा। सिग्निफिकेंस क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें रिफ्लेक्ट होता है वहां पे। गाइडेंस और इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केशवानंदा भारती की इसमें कहा था कि हम इसको इंटरप्रिटेशन में जब भी प्रॉब्लम होगा तो वहां से प्रियम्बल से इसेंस को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कि प्रियम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? डिराइव पावर फ्रॉम द पीपल, क्योंकि स्टार्टिंग ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इनैक्ट, दो तीन वर्ड है, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ, हम लोग खुद इसको खुद को देते हैं। विश्वानंदा भारती केस में प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। LIC केस में रीअफर्म, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा, इम्फोसाइज करा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ही इसमें याद रखना है, प्रियम्बल हो गया। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा? सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए अगला चलते हैं। इस तरह से स्नैपशॉट एक दो चैप्टर का है। अटॉर्नी जनरल, जो हमने बोला है हिंदी में वो अभी करना क्या है? PDF के भरोसे नहीं रहना है, ये सब के भरोसे कभी नहीं रहना। आपका मेन सोर्स है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में जाके प्रियम्बल देखना है कि क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। हो गया बात खत्म, इस लेक्चर का यहीं पे खत्म। इसको लेना है, सजाना है, डायरी मेंटेन करना है, फाइल मेंटेन करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम कॉपी किए हैं लक्ष्मीकांत को, आप हमको कॉपी क्यों करिएगा? आप लक्ष्मीकांत ऑलरेडी आपके पास है, आप वहां से पढ़िए ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 पार्ट 5 में है और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ये।
अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। यहीं पे अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसे 5 इयर्स हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या 10 इयर्स एडवोकेट या डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। यानी 5 साल सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 साल से एडवोकेसी कर रहा हो। टर्म्स एंड रिमूवल, नो फिक्स टर्म है, कभी भी हटाया जा सकता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, प्रेसिडेंट के प्लेजर खुशी पर ही निर्भर होता है, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो हटाओ इसको। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, कल भी हटाया जा सकता है। सैलरी क्या है, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अच्छा खासा सैलरी कर दे। नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन क्या है, प्राइमरी लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। और देश के किसी भी कोर्ट में अगर अगेंस्ट द यूनियन केसेस चल रहा है तो वहां पे ये उपस्थित होकर सेंटर का मतलब यूनियन का केस को संभालेंगे। राइट टू ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स, किसी भी इंडिया के कोर्ट्स में जाके वहां पे कार्यवाही को सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। सर्व्स ऑन लीगल मैटर्स रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर कोई भी अगर मैटर इनको रिफर करें तो वो उसको सुनेंगे। राइट्स एंड प्रिविलेज अटॉर्नी जनरल का क्या है, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कभी भी जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके सदस्य न होने के कारण वोटिंग राइट इनको नहीं होती है। इम्यूनिटी क्या मिलता है, फॉर ऑफिशियल स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी किसी तरह का टिप्पणी करता है तो उसे इम्यूनिटी मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी मिलती है। सेम प्रिविलेजेस एज एमपी। लिमिटेशन क्या है इनके ऊपर, नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्योंकि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही सारा निर्भर होता है। और इनका इंडिपेंडेंट पोजीशन होता है। कैन टेक प्राइवेट केसेस विद गवर्नमेंट परमिशन, हो सकता है कोई एक्स वाई जेड अटॉर्नी जनरल है और सलमान खान या शाहरुख खान का कुछ केसेस हो गया, तो वो बोला कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द लैंड जो है उन्हीं को हम हायर करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल XYZ को शाहरुख खान ने कंसल्ट करा, और तो अटॉर्नी जनरल को क्या करना होगा, पहले परमिशन लेना होगा। अगर परमिशन मिल जाता है तो वो केस मुंबई हाई कोर्ट या कहीं भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाके लड़ सकते हैं। नॉट डिबेट फॉर द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस, और प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, इससे इनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी इनको निकाल सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सेफ गार्ड के बारे में बात नहीं की गई है। कंपेरिजन विद द सॉलिसिटर जनरल, इनका जो काउंटर पार्ट होता है स्टेट में उनका नाम है सॉलिसिटर जनरल। जैसे प्रेसिडेंट का काउंटर पार्ट लगभग गवर्नर होता है, तो उसी तरह अटॉर्नी जनरल का सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है अटॉर्नी जनरल के बारे में। सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है सीनियर। और सॉलिसिटर जनरल स्टेचुटरी पोस्ट है, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज जूनियर टू एसजी, अगर कहीं पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लिखा है यानी वो सॉलिसिटर जनरल से, जैसे एडिशनल कमिश्नर, एक कमिश्नर होता है, एक होता है एडिशनल कमिश्नर, यानी कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर जो कमिश्नर को हेल्प करता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फर्स्ट एजी थे MC एस्टेलबॉर्ड, करेंट एजी हैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, आर वेंकटरमनी। नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। बस इतना ही है, 5 मिनट में रिवीजन हो गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। और यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन मिस होगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 100 फैक्ट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी फॉर UPSC प्रीलिम्स। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखेंगे। चलिए, किसी को कुछ बोलना है, कुछ नो बोलिए, सर। माइक ऑन करके कुछ तो बोलिए। सर इकोनॉमिक्स भी करेंगे हम। इकोनॉमिक्स उसमें नहीं है लेकिन कुछ कर लेंगे हम लोग। देखिए 2026 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन 2025 वाला नहीं पूछ रहा है। सब बढ़िया है, देखिए घबराना नहीं है। यस सर। काम इनकम यस कोर्स। पॉलिटी के सर। बोलिए। सर पॉलिटी के सारे मेजर टॉपिक इसमें है जिन पे PYQs आए हैं, लाइक मनी बिल, इमरजेंसी, वो सब। कुछ नहीं हुआ है तो कल तक हो जाएगा।
यस। इसमें इंक्लूडेड है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। कल तक हो जाएगा, कल थोड़ा सा लंबा भी चलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल रैप अप कर दें पॉलिटी। और बस इसको रिफर ना करके पॉलिटी की बुक को रिफर करिएगा, तो यहाँ पे एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, चीजें कहीं भी आके जा सकती हैं और वही एग्जाम में आ जाए। इको इज हाई प्रो इको इकोनॉमी इज हाई प्रायोरिटी। हाँ हाँ, इकोनॉमी उसमें नहीं है, मैंने आज चेक करा, लेकिन वी विल डू दैट, ओके, डोंट वरी। सर इन्वायरमेंट करा दीजिएगा। हाँ, इन्वायरमेंट के सिलेक्टेड टॉपिक्स किए जाएंगे। लेकिन इसी तरह ना 5 मिनट 10 मिनट का एक्टिव रिवीजन हमें करना है, एक्टिव रिवीजन करना है, ठीक है। यस सर। और अपने आप को एकदम कूल एंड काम रखना है, अंडर प्रेशर नहीं रहना है, खुशी से पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है, तो ज्यादा समझ में आएगा। चिल रहिए, एकदम चिल, 1 महीने चिल रहिए। अपने हाथ में क्या है? 24 आवर्स। आपका बस इतना ही काम है, कुछ भी नहीं करना, आपका इतना ही काम है कि 24 आवर्स आपको मिला हुआ है। 24 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है विथ स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। डिसीजन सही लेना है, हाई प्रायोरिटी के हाई प्रायोरिटी, एकदम हाई टू हाई प्रायोरिटी को देना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस इनटेक, हिस्ट्री, दिस वे इट्स गोना वर्क। और इतनी ही चीजों पे, जो 5 सब्जेक्ट है उसी पे बस कमांड कर लीजिए, उससे ज्यादा कमांड करने की जरूरत भी नहीं है। और इट इज ह्यूमनली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू कमांड टू ऑल एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। हमें एग्जाम निकालना है, हमारा टारगेट होना चाहिए 100+ मार्क्स इन GS1 और अराउंड 100 इन CSAT। दोनों में 100 100 लेके आना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या फैक्ट्स है क्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा है यहाँ पे, देख लेते हैं, चलिए। फैक्चुअल, हाँ, फैक्चुअल चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले फैक्ट्स को अगर थोड़ा थोड़ा सा लिख के रखेंगे और उसको ध्यान देंगे। एकदम चिल रहिए, मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ, एकदम चिल रहिए। अपने हाथ में 24 आवर्स, इसी को अच्छे से यूटिलाइज करिए कि ये खराब ना हो। हर दिन ये इंश्योर करिए कि 24 आवर्स में 7 आवर्स हमें स्लीप लेना है। और बज कितना गया? 17 आवर्स। 17 आवर्स में मतलब 14 घंटा निकाल लो, या 13 घंटे भी निकाल ले तो पढ़ाई के लिए तो काफी है। बी हैप्पी एंड स्लीप हैप्पी, ठीक है। 7 घंटे सो के 17 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लो, खुश होके। सर लास्ट में कुछ लाइंस बोलना है चाहेंगे हम, जिससे मोटिवेट हो वो सब। ओके, लास्ट में कुछ लाइंस हमें बोलना है कि आप बोलेंगे, आपको मौका दिया जाए, बताइए। आपको मौका दिया जाए, हिबा, एक पोएट्री सर या सर हम बोलेंगे। आप बोलेंगे, ठीक है, हम आपको मौका देंगे। अगर हम भूल भी जाएं तो आप जबरदस्ती माइक ऑन करके बोलेंगे आप, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949, लेकिन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ये लास्ट टाइम ये सब चीजें कंफ्यूजिंग होती है, तो इनको एक जगह रखना है। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। रिपब्लिक डे मार्क होता है 26 जनवरी, एंड द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days टू ड्राफ्ट, ठीक है। सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 42nd अमेंडमेंट में वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा, और ये वर्ड सीक्वेंस में याद होना चाहिए: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। डिफाइंस इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर, डायरेक्ट याद आना चाहिए 24 अप्रैल 1973। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन बाय चॉइस। ये सब चीजें पता होना चाहिए एकदम, ठीक है। इंश्योर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी, बट अलाउड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को कभी भी ऊपर नीचे काट फाट के इधर उधर कर सकते हैं, 10 भाग में बांट सकते हैं, बट द सेंटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी, ठीक है। स्टेट इज डिस्ट्रक्टिबल एंड यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल।
आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट कैन अल्टर स्टेट बाउंड्रीज विदाउट स्टेट कंसेंट। स्टेट का कंसेंट लेना हमें जरूरी नहीं है, एंड इट विल बी डन बाय द ऑर्डिनरी प्रोसीजर्स। ठीक है, सिटीजनशिप देख लेंगे। सिटीजनशिप पे बहुत सारा बात चल रहा था। फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे थोड़ा सा, जाके 12 से 35, 12 to 35 देख लीजिएगा, जस्टिसबल है। ठीक है, मतलब हाईलाइट किया जा रहा है इसमें, थोड़ा सा पढ़िएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएसए में है, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 14 में, प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। जैसे मान लो हम आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आप मेरे अगेंस्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स इज गिवन अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट स्टेट के खिलाफ। सिर्फ अनटचेबिलिटी वहां पे आर्टिकल 17 है जो सेल्फ इन्फोर्सिबल है। अगर हम आपके साथ भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 17 कैन बी इनिशिएटेड, लेकिन 14, 15, 16, 18, 19, 20 जो भी है वो स्टेट के अगेंस्ट है, टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। कल स्टेट उठा के आपको बंद कर दे तो आर्टिकल 21 है, डिटेंशन है, तुरंत आपको निकाल के लाया जाएगा, आपके रेट इशू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप जा सकती हैं। आर्टिकल 19 सिक्स फ्रीडम के बारे में बात करी गई है, और वो हमें उम्मीद है कि आप जाके देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाके देखे होंगे। मतलब इंटेंसिटी लाओ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए। ठीक है, आर्टिकल 21 पे फोकस करना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 है। राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट 2002, एंड मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर 6 to 14 years। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 हम लोग पढ़े हैं, हार्ट एंड सोल। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे फोकस करना है। बस ये 100 चीज पे आप कमांड करो जो जो यहाँ पे मेंशन है। जस्ट यहाँ देखो और पॉलिटी का बुक पलटो, वहां पे जाके माइंड करो इन्फॉर्मेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह आ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप सारा चीज याद करिए। ये अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट। इतने दिनों में तो 4-5 दिन से चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें तो याद भी हो गई होंगी, राइट। यस 1 मिनट, चार्ज चार्ज लगा सर। दे। यस सर। बहुत सारी चीजें ना ऑटोमेटिक सुनते सुनते याद हो गई। मुझे भी अब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीजें इतनी बार मैंने बोल दिया है। ठीक है, मुझे भी याद हो गया। प्रेसिडेंट जो आर्टिकल है 52 to 62 है, और नॉमिनल हेड है इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है ये जाके देखना, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ, मुझे अभी भी याद आ रहा है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, करते हैं, उनको दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। ऐसा शायद शायद मैं भी देखूँ। तुरंत फर्स्ट पेज पे जाके इन सब चीजों को क्लियर करना है। एग्जाम से पहले ये सब फैक्चुअल चीजों पे कमांड होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन एग्जाम में पैदा होगा। कंफ्यूजन विल लीड टू नॉन एलिमिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, और फिर वहां पे ट्रैपिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 74 में मेंशन है। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, तीनों को जाके देखो। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 में मेंशन है। रियल एग्जीक्यूटिव डीज्यूर हेड, सॉरी, डिफैक्टो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट डीज्यूर हेड होते हैं। लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा और हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर का आर्टिकल 153 to 162 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टेट्स नॉमिनल हेड। ठीक है, कंट्रोवर्शियल ड्यू टू सेंट्रल इन्फ्लुएंस, एजेंट कॉल्ड एज एजेंट, सेंटर्स एजेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 एंड 213, टेम्पररी लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का पावर है। इसको देखिए कि फिर सेशन जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का स्टेट असेंबली का सेशन होता है तो कितने 6 वीक के अंदर करना है कि 6 मंथ करना है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट दे दे एग्जाम में तो फिर वहां पे कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है, पार्लियामेंट पार्ट 5 में मेंशन है आर्टिकल 79 to 122, बाई कैमरल होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और इसमें एक होता है इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट।
रिप्रेजेंट्स पीपल लोकसभा, एंड स्टेट को राज्यसभा पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लोकसभा आर्टिकल 81 में मेंशन है कि मैक्सिमम 552 मेंबर्स होना चाहिए डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years। राज्यसभा में आर्टिकल 80 मेंशन करता है 250 मेंबर्स होना चाहिए और दैट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है। पीपल्स विल एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रख के राज्यसभा इंटरेस्ट स्टेट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, और यहाँ पे पीपल्स विल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में जाते हैं। मनी बिल 110 में मेंशन है ओनली इंक्लूड इन लोकसभा। राज्यसभा हैज नो डिलेइंग पावर, मतलब 14 डेज डिलेइंग पावर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, अमेंड करती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकसभा आइदर टू गो विथ और ड्रॉप दैट। इंश्योर फाइनेंशियल सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा, किस लिए ये प्रोविजन लाया गया? लोकसभा को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए। जुडिशियरी पार्ट 5 में आर्टिकल 124 टू 147 तक है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है, एंड दैट इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्योर लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में मेंशन है अभी 1+33 का कॉम्बिनेशन है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जुडिशियल रिव्यू, ये 3 आर्टिकल हम लोग काफी बार देख चुके हैं। पावर टू स्ट्रेक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसा लॉ लाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। मिशन 1919 रेज्ड हैंड। जी बोलिए मिशन, बोलिए बोलिए मिशन। ठीक है। इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के स्वतंत्र भारती की इसमें आया था, लिमिट्स पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। ठीक है। फिर इसको जब हम याद आता है तो 25th एंड 26th अमेंडमेंट जो होता है उसको हमें याद करना होगा। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 टू 360, 358 आर्टिकल भी देखना है, 359 आर्टिकल भी देखना है। ठीक है। कहाँ पे एक्सेप्शंस है? 19 एंड 21 एक्सेप्शंस दिया हुआ है। नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। और यहाँ पे एक चीज है, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक वर्ड यहाँ पे इसके साथ एक वर्ड ये भी था, आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड वहां पे था, इसको हटाकर ये वर्ड लाया गया है आर्म्ड रिबेलियन। ये वर्ड लाया गया था और इसको हटा के इन 44th अमेंडमेंट। तो ये लक्ष्मीकांत में जाके देखना है। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 imposed when state government fails। कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल जब हो जाती है तो गवर्नर रिकमेंड्स। ये भी खुद से जब पढ़ रहे हो तो खुद से मंथन करना है कि क्यों कैसे होता है। अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट। कल हम लोग इसको देखेंगे कैसे प्रोसीजर होता है, सिंपल को कैसे करते हैं, स्पेशल में कैसे लगता है, फिर रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स में कैसे करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 9 शेड्यूल इन IRKU केस 2007 ये चैलेंज हुआ था। फिर उसके बाद इसी में कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 केस वन अंदर था। इसके बाद जो भी केसेस 9 शेड्यूल में डाले गए हैं ऑल आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मोस्ट कम्प्रहेंसिव है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रेटिव वर्ड जोड़ा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 73rd एंड 74th इन 100 टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रख के आपको देखना है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP गोलकनाथ केस को देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, लेटर कैन बी अमेंडेड, एंड बेसिक स्ट्रक्चर कैम इनटू बीइंग, इंश्योर बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड स्टेट पॉलिसीज। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल्स आज ही लाने वाले थे, अगर टाइम बचेगा तो उसको देख लेंगे 12 शेड्यूल को। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, 7 शेड्यूल इसको छोड़ देते हैं, कल हम लोग देखेंगे शेड्यूल में अलग से। ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सब एक्सक्लूसिवली फॉर द पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। कंकरेंट लिस्ट में अभी है 47 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, मैरिज, बैंक्रप्सी, both parliament state can legislate, but in deadlock parliament's law will prevail।
जुडिशरी पावर 248, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, 248 और 249 भी एक बार देखिएगा। वेस्ट विद सेंटर, ठीक है, यही अब बोल देगा कि जुडिशरी पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट या यूनियन। इज दिस यूनिटरी फीचर और क्या है, तो ये यूनिटरी फीचर्स। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 IAS IPS IFS, तो स्टेट इससे इन तीनों ऑफिसर से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को और IRS से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, कंट्रोल करती है यूनियन। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 जो हम लोग देखे अभी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 48, ये भी हम लोग देखेंगे कल, ऑडिट गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल, जैसे हम जो बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, बस यही आपको हिंदी में जाके बुक में देखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो हम लोग मेंस वाला लेके आएंगे उसमें उसमें टाइम रहेगा, तो उसमें हम लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे देंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव ऑफ टाइम। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्टिंग इलेक्शन, और जो इवेल्युएशन में अगर लेंगे एडमिशन वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लोग 2-3 लोगों से अभी कंसल्ट में, जो उसमें से अच्छा इवेल्युएट करेगा उसको हम लोग दे देंगे। और हिंदी वाले का हिंदी में एवेल्युएशन, इंग्लिश वाले का इंग्लिश में एवेल्युएशन, और हिंदी वाला जूम सेशन भी लेगा आप लोगों का, और उसमें वो बताएगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछिएगा कि ये कैसे सुधारे, वो कैसे सुधारे, मतलब यू विल बी इन टच विथ योर मेंटर्स। मेंटर्ड इवेल्युएशन प्रोग्राम, not just evaluation program, mentored evaluation program, and we are not earning even a single rupee। आप जितना आंसर लिखोगे आप उसको पैसे ऊपर दे दो, मतलब हम लोग ब्रीच करेंगे, फ्री में भी कर देता तो फ्री में करवा दो। फाइनेंस मिशन 280 आर्टिकल 280 recommends vertical and horizontal tax devolution between center and state, ensures fiscal federalism 5 साल के लिए इनका रिकमेंडेशन होता है। नेशनल कमीशन फॉर SC and ST आर्टिकल 338, इसको इम्पोर्टेंट मानना है। इन्वेस्टिगेट सेफ गार्ड, मतलब ये क्या करेगा, नेशनल नेशनल कमीशन फॉर एसटीज क्या करेगा, इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये आर्टिकल 338A में है, वही वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगा, कहाँ पे वायलेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करती है ये सोशल जस्टिस फॉर ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350B में है, लिंग्विस्टिक ऑफिसर भी होता है। और सेफ गार्ड लैंग्वेज बेस्ड राइट्स, ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह विलुप्त होते जा रहे हैं तो उनको भी बचाने का काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 टू 351 में है, और हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इंग्लिश अलाउड फॉर ऑफिशियल यूज। इसमें ये बताया गया है कि इंग्लिश ऑफिशियल यूज के लिए अलाउ कर सकता है। और आर्टिकल 355, और शायद मैं गलत नहीं हूँ, कल ही आया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल रहा है, इसमें ये बोला गया है कि हिंदी को प्रमोट करना। इफ आई एम रॉन्ग, कोई माइक ऑन करके बोलिए। 351 है सर। 351 है, ओके, 351 है। इसमें हिंदी को प्रमोट करने के लिए बात करी गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। 351, यहाँ पे 351, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे 323A और 323B में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 1985 में लाया गया, किस लिए, स्पीडी जस्टिस और पेंडेंसी को कम करने के लिए, ठीक है। जोनल काउंसिल पे थोड़ा सा पढ़ना है जाके वहाँ पे, क्योंकि ये स्टेट फेडरेशन के बारे में, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत ही जोनल काउंसिल को बनाया गया था। 5 जोनल जोन्स में होते हैं, और कौन इनको मतलब रोटेशन पे बदलते जाता है, ठीक है। होम मिनिस्टर भी इसमें होते हैं, वो भी देखना है। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे फैक्चुअल चीजें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कौन से 5 जोन है, सेंटर, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ऐसे करके। आर्टिकल 370 abrogated in 2019, ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू, ग्रांटेड नहीं, एबोलिश्ड होगा, ठीक है। एबोलिश्ड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट बिकम डोरमेंट नॉट वाइड। ऐसा कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मतलब होता है कि ऐसा कोई लॉ जो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वो आ रहा है, तो उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको डोरमेंट स्थिति में भेज देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, मतलब डोरमेंट छोड़ दिया जाता है उसको, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करती है। जो कन्वेंशन वगैरह होते हैं जो शुरू से आ रहे होते हैं, तो ये वर्ड को थोड़ा सा देखिएगा, इसका हिंदी हमें भी नहीं मालूम है। इक्लिप्स मतलब नहीं, ये सोलर इक्लिप्स होता है तो उसको वो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है,
उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है अगर बहुत पुराना केसेस वगैरह है तो। सर ग्रहण होता है, ग्रहण, हाँ, ग्रहण, जैसे हाँ हाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र सोलर, ग्रहण। हाँ, सूर्य ग्रहण, तो उस तरह का उसको ग्रहण वर्ड में देख लीजिएगा। इसको बीकाजी नारायण की 1955, ये बहुत पुराना है, उतना देख लेना फिर भी एक बार कि ये बार बार उसको अमेंड करना फिर उसको ये करना, इससे अच्छा उसको मतलब डोरमेंट यानी डीएक्टिवेट कर देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आर्टिकल 13 में मेंशन है। ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द लॉ इज स्ट्रक डाउन। जैसे मान लो जैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लॉज लेके आई और उसमें तीन चीज मेंशन है, ये सही मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से सिंक करती है, ये भी सिंक करती है, और ये वाला पार्ट मान लो एक्स ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से सिंक नहीं करती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये पूरे एक्ट, ये मान लेते हैं, ये पूरे एक्ट को खत्म ना करके, स्ट्रक डाउन ना करके, सिर्फ इसको स्ट्रक डाउन करती है, बोलती है कि ये के साथ आप आगे बढ़िए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटा दीजिए। तो दो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये सारे को खत्म ना करके सिर्फ इसको, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आर्टिकल 13 में। और 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू से भी रिलेटेड है। ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसी को स्ट्रक डाउन करती है, ना कि सबको। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। सेशन ऑफ हो जा रहा है, संध्या होंगी, तस्कीन है, तस्कीन नेट प्रॉब्लम होगा आपका। रिकॉर्डेड डल जाएगा तो आप आराम से देखिएगा, आप जाइए आराम करिए, पढ़ाई करिए, आराम नहीं करिए। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ठीक है, इसमें होता है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड, फंडा और कैन नॉट गिव अप राइट टू इक्वालिटी। मतलब राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स कभी भी इसको सब मतलब सब पार्ट नहीं बना सकते, ये हमेशा सुप्रीम रहेगा। ये सब लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से बताया गया है, आप वहाँ थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट कैन बार सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्लियामेंट क्या है, जैसे मान लो दो स्टेट्स के बीच में, मान लेते हैं स्टेट कर्नाटका, अ, कर्नाटका में इधर इशू था और उधर तमिलनाडु में इशू था एक रिवर, कावेरी रिवर को लेके, ठीक है। तो दोनों आपस में प्रॉब्लम हुआ और ट्रिब्यूनल के पास केस गया, और ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया कि कर्नाटका 60% यूज कर ले और तमिलनाडु 40%, क्योंकि अपर अपर रिपेरियन स्टेट है। तो फिर तमिलनाडु संतुष्ट नहीं हुई और वो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो एक साल यहाँ पे लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल लगा, 6 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। पार्लियामेंट ऐसे डेडलॉक को हटाने के लिए एक लॉ ला सकती है, जिसमें बोल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों में ना दखल करे, मतलब जुरिस्डिक्शन हट कर सकती है, जो कि कॉमन सेंस और लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करिए, इसका कौन चेयरमैन होता है ये भी आप देखिए, एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। आर्टिकल 356 हम लोग देख चुके हैं। प्रेसिडेंट्स रूल्स यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल तक ही लगाया सकता है, विथ पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट के अप्रूवल, हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट के अप्रूवल, सो दैट ये हमेशा 10 साल 20 साल ना चलता रहे और सरकार जल्दी से वहां पे बने। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लाया गया इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल 1985 डिस्क्वालीफाइज एमएलए एमपी फॉर फ्लोर क्रॉसिंग। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना। मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। स्पीकर सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, आर्टिकल 112 यूनियन बजट। यूनियन बजट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। और एक चीज मैं ये बोलने वाला था कि विजन का एक दो मॉक टेस्ट, एक्सेप्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए, या नहीं लगाइए मत, मार्क्स खराब आएंगे। इसको पढ़ लीजिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शनल आता है, 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, इसको एक बार लगा के नोट्स बना लीजिए, चाहे उसी में नोट्स बना लीजिए,
क्वेश्चन पेपर में ही नोट्स बना लीजिए कि थोड़ा सा की वर्ड्स वगैरह समझ में आए तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन में शायद काम कर जाए। आर्टिकल टू सिक्सटी सर फाइव कहाँ मिलेगा ये? क्या बोलिए, कहाँ मिलेगा? हाँ आप कहाँ रहते हैं? सर, मतलब ये साइड में मिल जाएगा ना? हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा, मटेरियल हाउस में कोई डाला हुआ तो मिल जाएगा। ग्रुप में जो है इतना फालतू फालतू आप लोग पीडीएफ शेयर करते हैं, अच्छा चीज ये सब शेयर करिए, किसी से मांग लीजिए, सब होगा तो मटेरियल फॉलो। हाउस में है। है, हाँ, ये सब मैंने डाला था। ओके सर। मटेरियल हाउस में देख लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दिन में मतलब 6-7 घंटे में हो जाएगा। टेस्ट मत लगेगा, बस इसको हर एक क्वेश्चन देख लेना है, आंसर देख लेना है, और बस उसी को समझ लेना है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी नॉट ए लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्या ये बोल रहा है, खुद से समझिएगा आप। आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोल रहा है स्पेशल मेजोरिटी। ये हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डील करेंगे, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड स्टेट वाला। अगला है 91st अमेंडमेंट 2003, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी आप जाके देखिए वहाँ पे 99 की सारा चीज तो हम लोग कर चुके हैं। बार बार ये आ रहा है तो अच्छी बात है, यही है रिवीजन करना, साथ में हम भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। 101st अमेंडमेंट 2017 जीएसटी से रिलेटेड है। 102nd एनसीबी, नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। 103rd, फिर 104th, 105th, ये भी अभी करंट में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली वर्सेस सेंटर वर्डिक जो 2023 में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि ये चीजें सेंटर देखती हैं, होम मिनिस्टर देखती हैं, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन है, इस वजह से। फिर ये एनसी, ये आर्टिकल यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, और एक प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये आर्टिकल आया हुआ था 2019, 20, 21, 22 में। ऐसा ही आया था। एनसीटी ऑफ दिल्ली स्पेशल स्टेटस विद इलेक्टेड असेंबली एंड सीएम है। आर्टिकल 244 इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल कहाँ जहाँ भी आ जाता है ट्राइब्स वगैरह, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो रहेगा ट्राइब्स से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3 tier सिस्टम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, इंश्योर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज को थोड़ा सा छोड़ देंगे रिक्स लेके। आर्टिकल 40, डीपीएसपी फॉर विलेज पंचायत। 73rd अमेंडमेंट, आर्टिकल 44 मालूम ही है आपको। आर्टिकल 51, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। और एक चीज ये भी करना था कि अब ना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि बैक वाला न्यूज भी आ जाता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना काफी अच्छा है। लेकिन करंट अफेयर अब अपडेट बंद कर दीजिए। करंट अफेयर्स का अब अपडेट अपने आप को करना बंद कर दीजिए। जो पिछला पढ़ रखे हो उसी को रिवीजन करो, क्योंकि 1 month बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस क्वेश्चंस बन चुके हैं, मतलब प्रोसेस में है या बन चुका होगा, क्योंकि बहुत यूपीएससी एक्टिव होती है, प्राइवेसी या सारा चीज लॉजिस्टिक वगैरह को लेके क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, जैसे कोविड के समय भी जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो करंट अफेयर के बहुत पुराने क्वेश्चन आए थे, 3-4 महीने के लिए जो एग्जाम टल गया था कोविड में, तो उस समय मैंने ये रियलाइज करा था। तो अपने आप को अपडेट नहीं करिए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप रेगुलर, तो कंटिन्यू करते रहिए, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम करके, क्योंकि न्यूज़पेपर में 6 महीना, 7 महीना, 4 महीना, 3 महीना पुराना न्यूज भी आते रहता है। अगर किसी टॉपिक पे कुछ चल रहा हो तो रिपीट होते रहता है, तो कंटिन्यू करिए न्यूज़पेपर के साथ। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 375, पीएम टर्म से नो फिक्स टर्म है, पीएम का कोई भी टर्म फिक्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन द लोकसभा मेजोरिटी। मेजोरिटी रहेगी तो पीएम रहेगा, नहीं रहेगा तो पीएम नहीं रहेंगे। रिफ्लेक्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। आर्टिकल 85, पार्लियामेंट सेशंस के बारे में बताया गया। मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकते हैं बिटवीन द टू सेशन, दो सेशन के बीच में 6 मंथ, लास्ट डे एंड फर्स्ट डे के बीच में ही 6 मंथ जोड़ा जाएगा ना। आर्टिकल 93, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में है, ये सब आर्टिकल थोड़ा सा देखिए। आर्टिकल 105, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात है। एमपी एंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फॉर वोट्स। जो भी वोट्स पार्लियामेंट में डालता है, मान लीजिए
तो उस पे उसको इम्यूनिटी मिलती है, फ्रीडम नहीं मिलती है। आर्टिकल 110 मनी बिल सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर इज रिक्वायर्ड। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट, बजट नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कैपिटल बजट ये सब देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। जैसे था डिस्प्यूट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 226 रिलेटेड टू हाई कोर्ट रेट्स जुरिडिक्शन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से 15 फाइनेंस कमीशन का जो ईयर है वो 2021 से 26 है। रिकमेंडेड 41% डेवोल्यूशन टू स्टेट, पहले भी 42 था, लेकिन JNK को हट जाने से 1% कट गया और 41% हो गया, ठीक है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर, मोस्ट रिजिड फॉर द फेडरल फीचर्स विच रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन। बस यही है, जैसे 7 शेड्यूल को हमको अमेंड करना है, या प्रेसिडेंट सिलेक्शन को अमेंड करना है, या राज्यसभा से रिलेटेड, ठीक है, या 4th शेड्यूल से रिलेटेड, तो उसमें हम स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए एंड 50+1 उसको रेटिफाई करना होगा। तो दिस इज द एंड। कल हम लोग कोशिश करेंगे, कल 4 5 होगा तो हम लोग सोचेंगे जल्दी जल्दी करेंगे कल, और क्वालिटी को कल वाइंड अप करेंगे और अच्छे। किसी को कोई क्वेश्चंस? फायदा हो रहा है कि टाइम पास हो रहा है? नहीं सर, फायदा हो रहा यस है। सर। क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट हो रहा है, तो हमें भी याद हो जा रहा है, आपको भी याद ही हो रहा होगा, है ना? आप तो ज्यादा समय बिता रहे हो इन सब चीजों में, है ना? सर और हम लोग ने, ये जो सो हाँ ये सर बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है सर। ये सो हम्म, टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, ये बहुत बढ़िया है सर। रिवीजन हो रहा है इससे। हाँ तो अभी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर रिवीजन में हेल्प कर रहा है सर, काफी ज्यादा। हेल्प कर रहा है? ध्यान रूप कुछ नहीं बोलते हैं, दो ध्यान रूप आप बताइए। बहुत हेल्पफुल है सर। ठीक है तो, ठीक है तो सारा को दिया जाए माइक। यस मैम। ओके सर। सर ये किसी की लाइन थी तो बस अच्छी लगी हमको, तो इसलिए। किताबें तो पढ़ ली है सारी, उनको हटाकर नई लगाने में वक्त लगेगा अभी। इमारत तो काफी पुरानी है, उसे गिराकर नई बनाने में वक्त लगेगा अभी। किस्से तो कई संभाल कर रखे हैं, उसको कहानी बनाने में वक्त लगेगा अभी। सब्र करो सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा अभी। चलो, वाओ, ग्रेट। वेरी गुड। ब्यूटीफुल बहुत लाइंस। अच्छा है। यही आज शक्ति मैम बहुत ने अच्छा बोली है। थी। जबरदस्त। चलिए अब माइक हिबा को दिया जाता है। हिबा। यस सर। हम्म सर हम वही पोएट्री शेयर करना चाहेंगे अपनी। हम्म। कि कुछ पाना है तो मुसलसल मेहनत में तुझे ढलना होगा। कुछ पाना है तो मुसलसल मेहनत में तुझे ढलना होगा। अपनी नाकामियों को अपने हाथों से मसलना होगा। हासिल यूं ही नहीं होता ये मकाम मंजिल। हासिल यूं ही नहीं होता ये मकाम मंजिल। इसकी खातिर तुझे कांटों भरी राहों पे भी चलना होगा। मंजिल पाने की चाह अगर तख्ते दिल में है। मंजिल पाने की चाह अगर तख्ते दिल में है। तुझे अपने ही कुछ ख्वाबों को कुचलना होगा। मिट्टी पे चलने वाले भला क्या जाने। मिट्टी पे चलने वाले भला क्या जाने। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसलना होगा। सूरज बनने की चाह अगर तख्ते दिल में है। सूरज बनने की चाह अगर तख्ते दिल में है। तपिश बर्दाश्त करनी होगी तुझे, सूरज की तरह से ही जलना होगा। और ये लास्ट लाइन थी कि तुझको मोहताज बना देंगे लोगों के सहारे। तुझको मोहताज बना देंगे लोगों के सहारे। गिरने वाले तुझे खुद ही संभलना होगा। दैट्स इट सर, दैट्स इट। बहुत अच्छा। वाओ, इट बहुत वाज गुड। मतलब बहुत बेहतरीन था, वेरी और नाइस। थैंक यू। वेरी नाइस। तो ये देख के पढ़ी हो या खुद से पढ़ी हो, ये सही सही बताना।
नहीं, ये खुद से लिखी है सर, बहुत पहले लिखी थी। अच्छा, तो याद था। जी। चलिए ठीक है। और हिबा, लास्ट टाइम हमने करीब एक महीने पहले या 20-25 दिन पहले, जब भी मुझे याद नहीं है, तो आपसे यस ही सर। बात करने के दौरान मैंने ये कहा था कि आप इंटरव्यू में तो पहुंचो। 200 यस सर। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको दिया जाएगा। और मैंने जब आज फाइनल मार्क्स देखा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का, तो 200 मार्क्स क्या नाम जी है, सर। शक्ति दुबे। शक्ति दुबे। शक्ति दुबे को, मतलब जितने भी आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जाके उनका पर्सनालिटी टेस्ट में मार्क्स देखो, 190+, 185+। लड़कों का जाके जाके देखो, 160, 160, 170, 180, बहुत कम लोगों का पहुंचा है। तो वुमेन्स को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और हिंदी मीडियम वालों का भी सर कोई ये ऐसा। पार्शलिटी नहीं है, दोनों इक्वल होना चाहिए जैसे, हाँ, मतलब। बात ये तो नहीं, अब सही, प्रेजेंटेशन स्किल भी अलग अलग होता है ना, women स्पीक बेटर बात सही है, यूजुअली बट लेकिन लोग पहुंचते कम है ना। वुमेन का रेशियो सर देख लो। लड़के डिमोटिवेट हो जाएंगे, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आप फेमिनिस्ट नहीं हो, काफी अच्छा लगा। लड़कों को, मुझे तो नहीं, लड़कों को अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो सी यू टुमारो। और मेरा बस दो ही सेंटेंस में कहना है कि एकदम चिल होके पढ़िए, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़िए। देखो, जो होना है वो तो होगा, एंड नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। ठीक है, जो होना है होके रहेगा। ठीक है, तो वो तो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, बस आपको मेहनत करना है, और 24 आवर जो आपके हाथ में है, उसको आप मैक्सिमम आउटपुट दो, इफिशिएंसी के साथ पढ़िए। और एक्टिव रिवीजन करिए। एक्टिव रिवीजन इज द की। रिवीजन जितना करिएगा, जैसे लैक ऑफ रिवीजन, जैसे 351 एंड 355 मिनट्स तक, तो ऐसे ही अगर एक्टिव रिवीजन आपका नहीं रहेगा, तो आप एग्जाम में स्टक करोगे, गलत ऑप्शन टिक करके आओगे। हमारा मोटिव होना चाहिए कि 35+ जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन, वो ले जाना है 35+ में। तो यहीं पे 75 मार्क्स हमारे, 70 मार्क्स आ जाएंगे। हमें 30 मार्क्स चाहिए, यानी 15 क्वेश्चन हम लोग कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। तो द मोर यू रिवाइज, द मोर 100% श्योरिटी क्वेश्चन का नंबर है वो इंक्रीज होगा। सी यू टुमारो। एंड टुमारो कल हम लोग रैप अप करेंगे पॉलिटी एट एनी कॉस्ट। अगर रैप अप नहीं हो पाएगा कल, तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, एंड विल रैप अप द पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करिए। इतना दूर तक आ गए हैं, तो यहाँ पे लड़खड़ाना बेवकूफी होगा, और दैट विल बी अनजस्टिफाइड। ठीक है, तो इतना दिनों से मेहनत करते आए, रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, और डेली 10 घंटे, 11 घंटे, 15 घंटे, जिसका जितना होता है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके हिम्मत हारना, लाइक, मतलब मतलब फ्लैग मिलने वाला, सब चीज मिलने वाला, और पीछे मुड़ के जा रहे हैं। चलते रहिए। इफ यू कांट रन, वॉक। इफ यू कांट वॉक, क्रॉल। जो भी करना है करते रहो, कीप ऑन मूविंग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।